लिखा है कि एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। एक ऑब्जर्वर जो है 1.6 मीटर टॉल है, अब 20√3 मीटर टावर से दूर है। टावर से दूर की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेना है। ठीक है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेना है। मान लो ये टावर है और यहाँ ऑब्जर्वर होगा, तो टावर से ऑब्जर्वर जो है कितना दूर है, 20 मीटर, 20√3 मीटर। ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष पर बना कोण अगर 30 डिग्री है, इसके आंख पे मीनार के शीर्ष का जो कोण बनता है वो 30 डिग्री है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या है। ये पूरा हाइट पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो जो दिया हुआ रहे उससे चलना चालू करिए, और वो भी राइट एंगल ट्रेंगल में। तो यहाँ तो राइट एंगल ट्रेंगल केवल एक ही हमको दिख रहा है, लेकिन इसमें कोई साइड नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे पता है कि अगर ये 20√3 है तो ये भी 20√3 होगा, हाँ या नहीं। और ये 1.6 है तो ये भी 1.6 होगा। अब ये है 30 और ये है 60 और ये है 90। तो 30, 60, 90 का रेशियो तो आप जानते ही हैं। इसका जो रेशियो होता है 1√3 और 2 होता है। मतलब 30 से 60 जाना रहेगा तो √3 से गुना करिएगा, 60 से 30 आना रहेगा तो √3 से भाग करिएगा। तो 60 के सामने दे रखा है, 30 के सामने चाहिए, मतलब छोटा चाहिए, तो छोटा में भाग करना है √3 से, यानी ये आ जाएगा 20। तो ये 20 है, 1.6 है, जो पूरा हाइट बनेगा वो 21.6 बनेगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कहीं भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में साइन कॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बिना साइन कॉस के आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए फ्लैग पोस्ट इज सरमाउंटेड ऑन द वॉल। एक दीवार पर जो है एक ध्वज दंड लगा हुआ है। मान लो दीवार होगा ये, और इस पर एक ध्वज दंड लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, कहता है दीवार पर स्थित एक ध्वज दंड के सिरे एवं जड़ का 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई क्या है। बोल रहा है फ्लैग पोस्ट इज सरमाउंटेड ऑन द वॉल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ फ्लैग पोस्ट। टॉप एंड बॉटम, तो फ्लैग पोस्ट का ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर नीचे कहीं होगा और नीचे से ये दोनों पॉइंट को देख रहा होगा। इसके बॉटम को भी देख रहा होगा और टॉप को भी देख रहा होगा। और ये बनाता है 60 और 45। छोटा वाला अगर 45 है तो ये बड़ा वाला 60 बनाएगा। इसमें कुछ न कुछ देल होगा। तो कहता है 40 मीटर दूरी पर है, 40 मीटर चौड़ी सड़क के दूसरी ओर खड़े एक व्यक्ति है। तो 40 मीटर मैंने ये डिस्टेंस लगा दिया। अब व्यक्ति के हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो ये मानकर चलना है कि पॉइंट साइज का आदमी होगा। ठीक है, अब कहता है ध्वज दंड की ऊंचाई क्या है, ये वाला हाइट आपसे पूछ रहा है। इसमें भी आप वही काम करिए, पहले एंगल लिखिए। अगर इस ट्रेंगल में आप गौर से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें ये 45 है, ये भी 45 होगा, तो इसके सामने 40, तो ये भी हमारा 40 हो जाएगा। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्रेंगल में आइए, 90 है, ये 60 है, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। 30 के सामने दे रखा है और 60 के सामने चाहिए तो √3 से गुना, तो ये हमारा हो जाएगा 40√3, पूरा बड़ा वाला। लेकिन हमें तो केवल ये चाहिए ना, तो 40√3 में 40 माइनस कर दीजिएगा, तो 40 इंटू √3 -1 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक फार्मूला भी बन गया कि कभी भी एंगल 45 से 60 रहे और ये वाला डिस्टेंस निकालना हो, तो इसकी जितना दूरी रहेगा, ठीक है, उसमें √3 -1 से क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको डायरेक्ट कर लीजिएगा। एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है। भवन के लगे झंडे की चोटी और पाद से 60 और 45 डिग्री के कोण पर बनाता है। तो झंडे की लंबाई क्या है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर 50 देल है, तो 50 में आपको गुना करना है √3 -1 से, यानी 50 इंटू √3 -1, सेम फिगर बनेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 20 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण। दूसरे खंभे का उन्नयन बता रहा है। दूसरे खंभे का उन्नयन, पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष का उन्नयन, मतलब दूसरा खंभा इससे ऊंचा होगा। उन्नयन का मतलब ही होता है ऊपर आंख करके देख रहा होगा। तो ये पहला खंभा है या ये दूसरा खंभा है, जो ऊंचा रहेगा। जैसे 20 मीटर ऊंचे खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष, तो 20 मीटर ऊंचा ये खंभा है। तो दूसरे खंभे के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण, यहाँ से पहले ऊपर देखता है और यहाँ से फिर नीचे देखता है।
एंगल बनने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए जो कि ज़मीन के पैरेलल होता है, हाँ या नहीं? तो फिगर तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। ये 20 है तो हमारा ये भी 20 होगा। कह रहा है दूसरे खंभे की हाइट पूछ रहा है क्या होगा। एंगल दिया हुआ था, एक 30 डिग्री दिया था उन्नयन वाला और अवनमन वाला 45 डिग्री दिया हुआ था। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे क्योंकि अल्टीमेट मुझे इसमें पहुंचना है, तभी नहीं निकलेगा। तो ये 45 है और ये 90 है तो हमारा ये भी 45 होगा। तो 45 के सामने 20 तो ये 45 के सामने 20। अब इस ट्रायंगल में आप गौर से देखिए 30 है तो ये 60 होना पड़ेगा। तो 60 के सामने 20 है तो 30 के सामने √3 से भागा, 30 के सामने छोटा होगा। जब साइड को छोटा करना होगा तो भाग और बड़ा करना होगा तो गुना। बस ये ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है कि दूसरे खंभे की ऊंचाई कितना है, तो ये पूरा जुट जाएगा ना। 30 कॉमन ले लीजिएगा तो 1/√3 + 1। लेकिन ऑप्शन तो ऐसे देगा नहीं आपको, तो इसमें आप करिए क्या, √3 यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो √3 तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यानी 1 + √3। तो 20/√3 इंटू √3 + 1 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। तो यही छोटे छोटे बातें हैं जो कि ध्यान में आपको रखते हुए चलना है, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अगला सवाल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 60 डिग्री आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट एंगल बिकम्स 30 डिग्री। ठीक है, इफ जेट प्लेन इज फ्लाइंग 1500 √3 मीटर एबव एट कांस्टेंट हाइट, ये सबसे बड़ी बात है, कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ए जेट। देखिए मान लो जेट यहाँ पे पहले था, अब कोई आदमी यहाँ से इसको जेट को देख रहा था, ठीक है, जमीन ये रहा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच ही एंगल बनता है। तो पहले वो देख रहा था 60 डिग्री से, पहले वो कितना से देख रहा था, 60 डिग्री से। ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है। बाद में क्या हुआ, जेट उड़ते उड़ते एक समान हाइट पे उड़ रहा है, उड़ते 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 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया, और यही पॉइंट से जब देखता है जेट को तो एंगल चेंज होकर के देखता है, 15 सेकेंड के बाद वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये हाइट है, हाइट सब जगह सेम रहेगा, 1500√3, तो यहाँ भी 1500√3। ये भी सिंपल सवाल है। अब ये पूछ रहा है इसका स्पीड क्या है, तो स्पीड के लिए टाइम दे रखा है, इसका डिस्टेंस पता कर लीजिए। तो पहले हम इस ट्रायंगल में आते हैं, ये 60 है तो ये हमारा 30 होगा। तो देखिए 60 के सामने 1500√3, तो 30 के सामने कम होगा, कम होगा मतलब भाग, कितना से भाग, √3 से, तो ये हमारा 1500 हो जाएगा। सही है। अब ये वाले ट्रायंगल में आप आ जाइए, क्योंकि जब भी सोचना है तो मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही सोचना है। तो 30 है तो ये हमारा 60 होगा। अब ये 30 के सामने साइड दे रखा है 1500√3, तो 60 के सामने √3 से गुना हो जाएगा ना, ये पूरा हो जाएगा 4500। पूरा कितना हो जाएगा, 4500, जिसमें 1500 आ गया तो इसको 3000 होना पड़ेगा, और ये 3000 है मेरे मित्र, तो ये भी 3000 होगा। तो 3000 मीटर है, टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 3000 में 15 से डिवाइड करिएगा, 15 दूना 30, यानी 200 मीटर पर सेकेंड। तो 200 मीटर पर सेकेंड, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कहीं भी साइन कॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बिंदास होकर के बनाते रहिए, ठीक है। और लाइक एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively, the distance between two planes at that instant। देखिए दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर उड़ रहा है, सवाल तो नहीं है समझ में आया होगा, लेकिन आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए अब हिंदी पढ़िए। एक हवाई जहाज जो तल से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये हवाई जहाज जो है 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तुरंत उसके ऊर्ध्वाधर दूसरे हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है। इसके ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, तो दूसरे हवाई जहाज के नीचे से ये गुजरता है, ठीक है, वो भी चल रहा है ये भी चल रहा है तुरंत। और उसी समय ऑब्जर्व किया गया कि एक बिंदु से दोनों जहाजों के उन्नयन कोण 30 और 60 है। यहाँ से इस जहाज का उन्नयन कोण 30 है तो इसका क्या होगा, 60 होगा। इसमें तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये वाला पूछ रहा है तो ये तो निकल ही जाएगा। 30 के सामने 3125, तो 60 के सामने 3125√3, फिर बड़ा वाला में आ जाइए, 60 है ये 30 है, तो 30 के सामने इतना है तो 60 के सामने √3 से गुना, तो ये 3125 गुना 3, और 3 को 3125 में एगो 3125 घटाइएगा तो 2 को 3125 आएगा, जो कि ये वाला लेंथ आ जाएगा, ये वाला 1 दूना 6250। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक आदमी एक ऊर्ध्वाधर मीनार से
इंगित करता है कि ये कार समान गति से मीनार की ओर आ रही है और अवनमन 30 से 45 बदलने में 12 मिनट लगता है। अब ऊपर बैठ के देख रहा है तो 30 से 45 बदलने में 12 मिनट लगता है। पहले मान लो 30 डिग्री था तो अब 45 हो गया। कहिए अवनमन तो ऊपर बनता है, लेकिन आपको पता है कि अवनमन उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, तो आप नीचे ही बनाइए। अब यहाँ से यहाँ एंगल चेंज करने में इसको 12 मिनट का टाइम लग गया। हमसे पूछ रहा है कि कितना जल्दी वो कार मीनार तक पहुंच जाएगा, ये वाला टाइम पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं है, 30 से 45 जा रहे हैं ना, तो 30 से 45 जाने का ट्रिक मैंने बताया था, आधा प्लस आधा का √3। 30 से 45 का सफ़र तय करना हो तो आधा प्लस आधा का √3। ठीक है, तो ये टेक्निक आप अपनाएंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगा, अदरवाइज आप फिर बना सकते हैं। अब इतना टाइम लगेगा तो 6 अगर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3 की जगह 1.73 तो 2.73 यानी 16 मिनट। अब 0.38 को सेकेंड में बदलना तो 60 से फिर इसको गुना करना पड़ेगा, तो 8 6 48 या 16 के बाद तो ऑप्शन में है ही नहीं। 16 मिनट 23 सेकेंड एक ही को है, तो इसको मारिए, आगे बढ़िए। एक हवाई जहाज जो मैदान से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है दूसरे हवाई जहाज के ऊपर उस समय ऊर्ध्वाधर गुजरता है जब एक ही समय बिंदु से दोनों हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो जमीन से नीचे जहाज की ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगा। अभी मैंने ऐसा सवाल आपको बताया कि एक हवाई जहाज जो मैदान से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लो ये मैदान होगा तो इससे 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ना, 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। दूसरे हवाई जहाज के ऊपर उस समय ऊर्ध्वाधर गुजरता है, दूसरे दूसरे हवाई जहाज के ऊपर उस समय ऊर्ध्वाधर गुजरता है, मतलब दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से ये गुजरता है, मतलब पूरा दे रखा है ये 300। ये दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से ये क्या करता है, गुजरता है, मतलब दूसरा हवाई जहाज इससे नीचे होगा, और एंगल दे रखा है 45 और 60, तो ये है 45 और ये है आपका 60। 60 के सामने 300 है तो 30 के सामने हमारा कितना हो जाएगा, 300 बटा √3 यानी 100 √3 आ जाएगा। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये भी हमारा 100 √3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, जमीन से नीचे वाले जहाज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो 100 √3 हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। When at 1000 meter height passes vertically above another at instant when the angle of elevation at the same observing point are 45 degree and 30 degree। इसको फिर से पढ़िए। An aeroplane when at 1000 meter height, एक एरोप्लेन है जब 1000 मीटर की ऊंचाई पर ये होता है, 1000 मीटर की जब ऊंचाई पर होता है, पासेस वर्टिकली, वो वर्टिकली पास करता है, एभव ऊपर से, एनदर दूसरे हवाई जहाज से, दूसरा हवाई जहाज इसके नीचे होगा तभी तो ये पार करेगा, मतलब ये पूरा 1000 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यही पता करना था, बाकी तो एंगल वगैरह तो ये सब कर ही लीजिएगा। ये कौन ऊपर है कौन नीचे है ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये 30 है और ये है 45। अब ये तो बन जाएगा, 45 के सामने 1000 है तो ये भी हमारा 1000 होगा, क्योंकि यहाँ 45 होना है। अब इस ट्रायंगल में अगर हम एंट्री लेंगे तो ये 30 है तो ये हमारा 60 होगा, तो 60 के सामने 1000 तो 30 के सामने 1000 बटे √3। तो ये वाला लेंथ पूछ रहा है पहला हवाई जहाज दूसरे से कितना मीटर नीचे है, दूसरा से कितना नीचे, यानी ये वाला, तो 1000 में आपको माइनस करना है 1000 बटे √3। 1000 कॉमन ले लीजिए, अब 1 - 1/√3, केवल इसको कैलकुलेशन करिए, ये हो जाएगा √3 - 1/√3। अब क्या करना चाहिए, अगर यहाँ से आप देखिएगा तो ये √3 का वैल्यू होता है 0.732, है ना, तो 1.732 में अगर 1 घटेगा तो 0.732 बटा √3। अब √3 जो है ना नीचे डिस्टर्ब आपको कर रहा होगा, तो √3 से गुना भागा भी अगर तो पहले ही कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में दे दिया इसलिए कैलकुलेटिव हो रहा है, तो √3 से आपको गुना भागा कर लेना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ही √3 - 1/√3 आया तो √3 से गुना √3 से भागा करिएगा ना, तो 3 - √3 आ जाएगा बटा 3 आ जाएगा। आई √3 का वैल्यू 1.73, ठीक है, तो 1.73 अगर घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, और 9 में से 7 जाएगा 2, आई 2 में से 1 जाएगा 1, 3 से इसको अगर भाग करिएगा तो ये आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूना 6, 0.42 मानकर चलिए,
यानी 420 से हल्का सा ज़्यादा। तो 420 से हल्का सा ज़्यादा एक ही ऑप्शन है जो कि बी में लिखा हुआ है। तो कभी कभी ये देखना होता है कि पॉइंट वाला कैलकुलेशन को किस तरह से करना है ताकि आपको टाइम बचे। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की तरफ। पतंग और जमीन पर स्थित एक बिंदु के बीच एक तार की लंबाई 85 मीटर है। यदि यह स्ट्रिंग एक समतल जमीन के साथ एक कोण क्यू बनाती है, जैसे कि tan थीटा दिया हुआ है 15/8, यदि रस्सी में कोई मुड़ाव न हो तो पतंग की ऊंचाई क्या है? पहले तो एक पतंग जो है एक ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस है। द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर। अब पतंग और जमीन पर स्थित एक बिंदु के बीच जो स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 85 मीटर दे रखा है। इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल क्यू विद द लेवल ग्राउंड सच दैट tan थीटा बराबर 15/8। यहाँ क्यू इस तरह से बनाता है, एंगल क्यू बनाता है। एंगल क्यू बोलना नहीं चाहिए, इसको बोलना चाहिए क्या चीज़? थीटा। थीटा एंगल बनाता है जो कि tan थीटा दिया हुआ है 15/8, ये दिया हुआ है 15/8। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेन देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो आप पूछ रहा है रस्सी में कोई मुड़ाव ना हो तो पतंग की ऊंचाई क्या है? अब इसमें tan थीटा दे रखा है 15/8। ठीक है मेरे मित्र, और tan थीटा होता है p/b। तो ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा p हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा h हो जाएगा। तो ये p/b। तो इसमें h निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, यानी 17x। अगर इसको मान लें तो ये p हो जाएगा आपका कितना? 15x, और ये हमारा हो जाएगा 8x। अब 17x का वैल्यू 85 है तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 5। अब यहाँ अगर रखना चाहते हैं रख लीजिए, 15×5 = 75 आ जाएगा। तो 75 मीटर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसा पाया गया कि tan A जो है 8/15 है, और टावर की ओर 117 मीटर चलने पर शीर्ष का उन्नयन कोण tan B होता है 3/4। बहुत अच्छा सवाल, सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है लैंग्वेज, तो घबराना नहीं है, बनाना है। तो यहाँ A है तो एंगल A पे जो tan A है वो tan A कितना है? 8/15। और जब पॉइंट B पर आता है एंगल B, तो ये tan B बनाता है 3/4। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा सवाल जब आपके सामने आ जाता है तो आप किस तरीके से सोचते हैं। तो सोचने का एक मात्र तरीका है कि इसमें जो कॉमन लेंथ है उसको फिक्स करना होता है। कॉमन लेंथ, जैसे अगर आप इस ट्रायंगल में भी देखिए कि कोई साइड ऐसा है, इस ट्रायंगल में भी देखिए कि कोई साइड ऐसा है जो कि दोनों में कॉमन है, बिल्कुल ये वाला। यानी tan थीटा होता है p/b। tan थीटा क्या होता है? p/b। यानी p जो है ना वो सेम है। p क्या है मेरे मित्र? सेम है। तो इसको आपको सेम कर लेना है, इसको क्या कर लेना है? सेम कर लेना है। और बाकी तो आगे कुछ दिया नहीं है कि क्या हो गया। हाँ, अब हमें करना क्या है, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। अब ये दे रखा है कि 117 मीटर आगे जाता है, 117 मीटर आगे जाता है। तो आप करिए क्या कि इसमें परपेंडिकुलर सेम करना है। तो ये 8 है, ये 3 है, 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है। 24 बनाने के लिए इसको 3 से गुना, और 24 बनाने के लिए इसको 8 से गुना। मतलब परपेंडिकुलर दोनों जगह से निकालिएगा तो हमारा 24x आ जाएगा। अच्छा, p/b बेस इसमें 45 आ जाएगा। ए वाला में बेस कितना आ जाएगा? 45x आ जाएगा। और इसमें जो बेस आएगा वो 32x आएगा। तो 45 में 32 अगर घटा दीजिएगा तो 8×5 = 13x, यानी 13x का वैल्यू 117 है। तो x का वैल्यू यहाँ से 9 निकल जाएगा। x का वैल्यू जब 9 निकल गया तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो 24 × 9 216 मीटर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, तो आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर। जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण tan A 15/12 पाया गया। 192 मीटर आगे चलने पर उन्नयन कोण 3/4 हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई क्या है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया, एक बार और बता देता हूं ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए। देखिए, ऐसा फिगर तो मैंने गलत बना दिया। तो यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, पॉइंट यही है। ठीक है, 192 मीटर आगे जाने पर पहले था tan A, तो इसमें जो tan A था वो था कितना? 5/12। और इसमें है tan B, इसमें जो tan B है वो है 3/4। इसमें भी परपेंडिकुलर को सेम करिए, तो इसको आपको 3 से गुना कर लेना ऊपर नीचे, और इसमें 5 से, ताकि परपेंडिकुलर 15 यूनिट आ जाएगा। बेस आपको इसमें आ जाएगा 36, तो ये 36x,
इसमें बेस आ जाएगा 20x, तो 36 में 20 यानी 16x, यानी 16x का एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है 192। तो 16x बराबर 192, 16 से एक बार में 16 दूना 32, यानी x आ जाएगा 12। टावर की ऊंचाई 15 गुना 12 यानी 180 मीटर। उम्मीद करता हूं कि अब कभी भी इस टाइप के सवाल आपसे पूछेगा तो अब दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इसके पहले दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन आपको अब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें भी सेम वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। जमीन पर एक बिंदु से स्मारक के शीर्ष का उन्नयन कोण ऐसा पाया गया कि tan A 1/5 है, और यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दिया है, सेक बी कर दिया है। तो घबराइए नहीं, सेक बी है तो उससे tan भी आप निकाल लीजिए। तो tan भी तो आप निकालना जानते ही हैं, tan थीटा क्या होता है, पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस 1। तो सेक बी दिया हुआ है √193/12, इसका स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर करिएगा तो 193/144 -1। 13 में से 4 जाएगा 9, और ये 18 में से 4 जाएगा 4, 144, ये आ जाएगा 7/12। तो मैंने इसको हटा दिया और निकाल दिया tan भी 7/12। अब तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बन जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्योंकि ऐसा वाला 2 सवाल मैंने करा दिया। थोड़ा सा इसमें चेंज किया था, सेक बी था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं tan बी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन मुझे चाहिए, अगर देख रहे हैं तो इसका सोल्यूशन जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। अब ये सवाल को पढ़िए। समतल पर एक बिंदु से पतंग की लंबाई 65 मीटर है। समतल पर से एक बिंदु से पतंग की लंबाई 65 मीटर है। धागा तल से ए डिग्री का कोण इस प्रकार बनाए तो पतंग की ऊंचाई कितना है। मान लो ये पतंग ऐसे उड़ रहा होगा, पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है, और पतंग की लंबाई 65 मीटर दे रखा है, और ये वाला आपसे पूछ रहा है, और इसमें दिया है ए जो है 12/5 है। ए डिग्री का कोण इस प्रकार बनाए कि ए बराबर 12/5। ए कहाँ से दे दिया जी, एंगल 12/5 नहीं होना चाहिए, मैं tan कर देता हूँ, tan A 12/5। अगर मैं tan A बनाता हूँ 12/5, ठीक है, तो tan थीटा होता है P/B। तो P हमारा हो जाएगा 12x, तो B हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 13x, और 13x का वैल्यू 65 है, तो x का वैल्यू यहाँ से 5 निकल जाएगा। तो पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई क्या है, तो 12×5 = 60। हाँ, यहाँ पे tan कर लीजिए, यहाँ पे tan A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक मीनार की पाद से ए और बी मीटर की दूरी पर रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मीनार की ऊंचाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे मित्र, इसको याद रखिएगा। तो 2 बिंदु पर से इसके चोटी का उन्नयन कोण देखा जाता है, तो कहने का मतलब कोटि पूरक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब जब 2 एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अगर इसको आप थीटा मानिएगा तो ये आपका 90 - थीटा हो जाएगा। और ये जमीन से ए वो पॉइंट की दूरी ए है और दूसरे पॉइंट की दूरी बी है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो एक फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, √AB। फार्मूला क्या याद रख लीजिएगा, √AB। कैसे, एक बार देख लीजिए। यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालिएगा तो P/B। अब परपेंडिकुलर को हम एच समझते हैं, अब बेस पूरा हमारा ए हो जाएगा। अब इसमें लगा लीजिए cot 90 - थीटा, यानी cot थीटा। तो cot थीटा होता है B/P, तो B हो जाएगा B, और P हो जाएगा H। और cot 90 - थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो LHS बराबर तो RHS बराबर, तो H/A बराबर B/H, तो H² बराबर AB, यानी H बराबर यहाँ से आप निकाल लीजिएगा √AB। लेकिन आपको एग्जाम में निकालना नहीं है, याद रखिएगा। कभी भी मान लो 30 है ही 60 है, 50 है ही 40 है, ऐसा सवाल दे देगा, और ये वाला दे देगा, ये पूछ देगा। मान लो ये 6 दे देगा, ये 9 दे देगा, कहेगा इसकी हाइट क्या है, तो 9 × 6 = 54, √54। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, ऐसा मैं मान कर चलता हूँ। 42, देखिए इसमें भी वही सवाल है। कह रहा है एक टावर के उन्नयन को 2 बिंदुओं से टावर के आधार से 36 और 64 मीटर की दूरी पर है। पूछ रहा है टावर की ऊंचाई क्या है। ऊंचाई निकालना है तो कुछ मत करो, दोनों को गुना करके रूट लगा दो। 36 का 6, 64 का 8, यानी 48 मीटर। यहाँ पर देखिए, 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए 2 बिंदु P और Q, यदि बिंदुओं के अवनमन कोण परस्पर पूरक हैं, और यहाँ देख भी रहा है, यहाँ दे भी रखा है कि पूरक है। देखिए 10√3 मीटर ऊंचे भवन है,
दो बिंदु P और Q है, एक P है और एक Q है। इन बिंदुओं से अवनमन कोण परस्पर पूरक है। अवनमन मतलब ऊपर बन रहा होगा, लेकिन अवनमन उन्नयन कोण के बराबर होता है, तो आप नीचे बनाइए। और PQ दे रखा है 20। तो पूछ रहा है अंत बिंदु की उस भवन से दूरी कितना होगा। अंत बिंदु मतलब इसका जो है, इससे दूरी पूछ रहा है। ये पूरक है, पूरक कह रहा है, तो आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लो ये वाला दूरी आपने x मान लिया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 20। फार्मूला तो यही रहेगा ऊंचाई का, रूट ए बी। रूट ए बी, ये मतलब समझ रहे हैं ना, एजा से पहला दूरी यानी x माइनस 20, और b मतलब दूसरा दूरी x। इधर रूट इधर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 या 300, और इधर x इंटू एक्स माइनस 20। अब 300 को मुझे ऐसा दो टुकड़ा में तोड़ना है जिसमें 20 का अंतर हो, ऐसा सोच सकते हैं आप। 300 से दो टुकड़ा बनाइए, 50 दिया 150, 1500 ज़्यादा हो जाएगा ना। 30 गुना 20 600, 25 गुना 12, हाँ 25 और 12 से 25 गुना 12 300 होता है। 25 12 में 15 का डिफरेंस भी है, तो x की जगह 25 हो जाएगा। तो अंत वाला दूरी पूछ रहा था ना, तो 25 मीटर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो ऑफ 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो ऑफ 45 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, जब समय एक ही हो, जब एक ही समय की बात करें, तो आपके और आपके छाया का जो रेशियो होगा, वही टावर और टावर के छाया का रेशियो होगा। तो रेशियो याद रखना है। तो 12 मीटर छड़ी लंबी है, और जिसकी जो छाया है, छाया की लंबाई 8 है। अब पहले अगर ओरिजिनल हाइट लिख रहे हैं, छाया नीचे लिख रहे हैं ना, तो आगे भी आपको यही काम करना है। तो यहाँ ओरिजिनल हाइट, यानी ये तो पूछ ही रहा है हाइट, और ये मान लीजिए 40, काट दीजिए, 12 25 60। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक झील से 200 मीटर ऊपर एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और इसके परावर्तन से झील में बना अवनमन कोण 60 डिग्री है। बादल की ऊंचाई क्या है। मान लो ये झील रहा होगा, तो झील से कितना ऊपर, 200 मीटर ऊपर एक बिंदु से। अब 200 मीटर इतना ऊपर कर दीजिएगा, तो फिर बनेगा कैसे। तो देखो, ये मान लो झील रहा होगा, तो अगर ये झील रहा होगा मेरे मित्र, इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा 200 मीटर ऊपर जाना है। तो 200 मीटर ऊपर जाना है, और ज़मीन के पैरेलल एक लाइन तो खींचना है, क्योंकि जहाँ आई है वहीं पे एंगल बनेगा। तो यहाँ से बादल को देखता है, मान लो ये बादल होगा, तो ये बादल होगा, और इस बादल को देखता है, प्यारा सा बादल है। तब बादल को किस एंगल से देखता है, 30 डिग्री से। और फिर यहाँ से इसकी परछाई जो बनता है ना, इसमें इसकी जो परछाई बनता है उसको देखता है। तो यहीं से इसके परछाई को देखता है, किस एंगल से, वो 60 डिग्री के एंगल से। कह रहा है बादल की ऊंचाई क्या है। बादल की ऊंचाई मतलब झील से ऊंचाई, ये वाला। सिंपल बात है, ये 200 है, तो मेरे मित्र ये भी 200 हो जाएगा। और तो कुछ दिया इसमें नहीं है, 30 से और 60 की बात किया है। ठीक है, 30 से और 60 है, और ये पूरा 200 है। एक झील से 200 मीटर ऊपर बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 से बादल की ऊंचाई पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर गौर से आप देखेंगे, तो 30 के सामने अगर x होगा, तो हमारा 60 के सामने √3x हो जाएगा। अब आप इस ट्रायंगल में एंट्री मारिए, ये हमारा 60 है, तो ये हमारा 30 होगा। तो 30 के सामने √3x, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 3x। यानी ये वाला पूरा जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, ये 3x हो जाएगा। अब ये तो 3x निकल गया, ठीक है, लेकिन x का वैल्यू जब तक ये नहीं निकलेगा, आगे कैसे पता करेंगे। तो ये मुझे पता करना है। लेकिन ये मालूम है कि जितना